नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। रियो डी जेनेरो में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतवंशियों में देखा गजब का उत्साह। अमित शाह ने गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान को सराहा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 1400 कर्मियों को प्रदान किए गए स्थायी नियुक्ति पत्र। जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने बाकी रिक्तियों पर भी जल्द ही नियुक्ति का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का तांडव। बादल फटने से मंडी जिले में तबाही। कई पुल सैलाब में बहे। खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी में समाये। और बारिश के कारण बर्मिंघम टेस्ट के 5वें दिन का खेल शुरू होने में देरी। 608 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर बनाए हैं 72 रन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। पीएम मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर वहां पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की। और अब आज की कुछ और बड़ी खबर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी और इसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां
सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। अगली खबर, नई दिल्ली में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज जब एक समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सहकारिता क्षेत्र को भी अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए नए नए क्षेत्रों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यक्रम में सहकारिता आंदोलन से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया और समाज में सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया गया। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। यह वैश्विक पहल सहकारिताओं की भूमिका को उजागर करती है, जो आर्थिक लचीलापन बढ़ाने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सतत विकास को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अगली खबर भी दिल्ली से ही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई और नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड को खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के कंधों पर आ गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के प्रति चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम इस पर रोक के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM और सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। पिछली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई प्रयास नहीं किए। हम लगातार प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने खुद पत्र लिख करके CAQM को यह ज्ञान दिया कि दिल्ली में इस समय इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता जिससे कि हम व्हीकल्स को पेट्रोल के लिए मना करें। दिल्ली ने 4 महीने के अपने कार्यकाल में पॉल्यूशन पे अनेकों काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से जैसे CAQM को हमने निवेदन किया है कि अपने इस निर्णय को रिवाइव करें, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत होकर के दिल्ली की जनता की गुहार भी लगाएंगे, सरकार की तैयारियों का
व्याख्यान भी करेंगे और उनके हक की लड़ाई को भी लड़ेंगे। दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो, यही हमारा ध्येय है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर शिकारा की सवारी का आनंद लिया। शिकारे की सवारी करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद अब भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं। पहलगाम हमला सिर्फ कश्मीर में पर्यटकों पर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, एकता और अखंडता पर हमला था और इसीलिए दोषियों को इसका कड़ा जवाब भी मिला। अब यहां हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारी तो सबकी प्रार्थना रहेगी कि वो सभी लोग जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी थे, उन सबको यहाँ पे फिर एक बार आने का मौका मिले और फिर एक बार जम्मू कश्मीर जो अब भारत का एक अभिन्न अंग धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद बन गया है। हर कानून भारत का यहाँ पे लागू है। देखिए, करोड़ों पर्यटक आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पंख ले रही है। मुझे बताया गया है कि बड़े पैमाने पे, शर्मा जी बता रहे थे, यहाँ के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के लोगों ने फिर आना शुरू कर दिया है। ये एक अटैक सिर्फ हमारे कश्मीर के पर्यटकों पर ही नहीं था, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर था, देश की एकता और अखंडता पर था। पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पूरी सुरक्षा बनाए रखेंगे और सबको यहाँ पे, सबका यहाँ पे स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अच्छा कदम बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है और ऐसा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी ये होना चाहिए। गुच्छा अच्छा कदम, ट्रांसपेरेंट कदम ये होना चाहिए। देश के अंदर जो घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नाम लेकर रखा है, फर्जी आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये लोग को पूरा वोटर लिस्ट से निकल देना चाहिए। बंगाल में भी होना चाहिए। लाख आपका जो घुसपैठिया है, खास करके रोहिंग्या मुसलमान, उसका नाम है, उसका फॉल्स आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट फॉल्स है, सब फॉल्स है। ये लोग को डिटेक्ट करके देश की नागरिक ही देश के वोटर होना चाहिए। और अब बात प्राकृतिक आपदा की। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मंडी जिले के पधर उपमंडल की चौहार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से तेज सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से गांव के पास बना एक वाहन योग्य पुल और 3 पैदल पुल पानी में बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले के किनारे बसे ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन, खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी और मलबे में समा गए। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले 2 हफ्तों में कई जिलों में बादल फटने और बाढ़ ने तबाही जैसी स्थिति बना दी है। इस दौरान मंडी से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेना भेजकर तत्काल राहत अभियान चलाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर हमने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में
कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेके इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीज़ें आवंटित करना, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है, तो इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रहित में किए गए योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्री मुखर्जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक दूरदृष्टि वाले राष्ट्र नायक थे। उनका जीवन राष्ट्र प्रेम, आत्म बलिदान और सेवा भावना की प्रेरणा देता है। देश में इस बात का अलग जगाने के लिए यह हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद भी, आजादी के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से हमने अपनी भूमिका अदा की, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पहचान थी। डॉक्टर मुखर्जी ने जन आंदोलन खड़ा करते हुए अपने आप का बलिदान भी कर दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और ये हमारे लिए जानकारी वाली बात भी है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके उस आंदोलन के बाद सरकार झुकी और जम्मू कश्मीर के अंदर जाने आने के लिए जो एक तरह से पासपोर्ट लगता था, पारपत्र लगता था, उस पारपत्र की समस्या को खत्म करके, और ये आज के समय में तो और समसामयिक है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के गंजबासौदा पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और 31 करोड़ रुपए के नवनिर्माण कार्य की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेन में सफर किया और ट्रेन में सहयात्रियों के साथ बातचीत भी की। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए प्रतिदिन पहलगाम के नुनवान बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए सारे इंतजाम किए हैं। पहलगाम के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में बाबा बर्फानी के गुजरात से आए सेवादारों ने श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया है। तो पहलगाम से देखिए डीडी न्यूज़ के हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है पहलगाम के रास्ते और बालटाल के रास्ते। ये यात्रा पहलगाम से शुरू होती है और चंदनवाड़ी होते हुए, शेषनाग होते हुए पवित्र गुफा पर पहुंचती है, जहां पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। श्री रंग अमरनाथ ट्रस्ट गुजरात के बड़ौदा का ये एक ऐसा ही लंगर है जो कि पहलगाम के जो मंदिर है, बेहद आस्था का केंद्र है, गौरी शंकर मंदिर, उसके प्रांगण में लगा हुआ है, जहां पर लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं सेवादार के रूप में। और सेवादार के रूप में यहां पर आम जनमानस की, जो कि खुद नारायण के रूप होते हैं, नर नारायण स्वरूप होते हैं,
उनको उनकी सेवा करते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अगाध श्रद्धा का केंद्र अगर बाबा अमरनाथ की गुफा है और ये पवित्र यात्रा है, तो किस तरीके से सामुदायिक साहचर्य भाव से यहाँ पर सेवा भाव से आम श्रद्धालु की सेवा की जाती है। ये अप्रतिम उदाहरण है हमारे सनातन शाश्वत मूल्यों का। यात्रा पर आया कोई भी व्यक्ति न भूखा रहे न प्यासा रहे, और यात्रा केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी ही नहीं है, आम जनमानस की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, और सामुदायिक सहयोग से इसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके, ऐसे आयोजन इसका अप्रतिम उदाहरण है। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गौरी शंकर मंदिर, पहलगाम। एकादशी के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वडाला स्थित ऐतिहासिक विट्ठल रखुमाई मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस प्राचीन मंदिर के परिसर का आंतरिक विकास और सौंदर्यीकरण कार्य जल्द ही शुरू होगा। गौरतलब है कि वडाला में विट्ठल रखुमाई मंदिर 16वीं शताब्दी का मंदिर है और इसे प्रतिपंधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। और अब खबर खेल के मैदान से। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा है। आज मैच का 5वां और आखिरी दिन है। फिलहाल बारिश के कारण खेल शुरू नहीं हो सका है। इससे पहले चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 72 रन बना लिए थे। हैरी ब्रूक 15 और ओली पोप 24 रन बनाकर खेल रहे थे। अब भारत को मैच जीतने के लिए 7 विकेट की जरूरत है, तो वहीं इंग्लैंड को यह मैच अपने नाम करने के लिए 536 रन और बनाने होंगे। सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। आज दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। सैकड़ों प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य सबको साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। इस इवेंट में जुम्बा, योगा और फिटनेस से जुड़े कई मजेदार खेलों का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रविवार की सुबह सैकड़ों साइकिलिस्ट फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए। इस अभियान का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि अगर हम फिट होंगे तभी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ काम करेगी। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहो और स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम अपने ज़िंदगी के जो और काम कर पाएंगे। स्कूल के बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सभी लोग फिट रहने के एक लक्ष्य के साथ साइकिलिंग को अपनाते दिखे। इस इवेंट के दौरान जुम्बा सेशन, योगा कॉर्नर और फिटनेस से जुड़े कई मजेदार खेल भी दिखाई दिए, जिसके चलते पूरा अनुभव काफी रोचक हो गया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है। फिट इंडिया हमारी सरकार की तरफ से यहाँ पे रस्सी हो रही है, योगा हो रहा है और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। साइकिलिंग मैंने खुद करी थी, बहुत ही मज़ा आया और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में सब फिट इंडिया और इसकी तरफ जाएं। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक संडेज ऑन साइकिल अभियान हजारों लोगों तक पहुंच बना चुका है। इस अभियान के जरिए लोगों को सेहत सुधारने, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और अपनी रविवार की सुबह को सबके साथ मिलकर एक जश्न की तरह मनाने का मौका मिलता है। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में शनिवार को राष्ट्र सेविका समिति मेधाविनी सिंधु सृजन दिल्ली प्रांत और शरण्या द्वारा राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका और आद्य संचालिका लक्ष्मीबाई केलकर जी यानी मौसी जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें अलौकिक राष्ट्र प्रेरक और दिव्य विभूति वंदनीय मौसी जी विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया। इस मौके पर मेधाविनी वार्षिक विशेषांक पत्रिका और विकास गाथा राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में एनडीटीएफ के अध्यक्ष अजय कुमार भागी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी मौजूद रहीं, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्या रोशनी की निदेशक पूजा सूर्या ने की। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था, जिसमें आदरणीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर जी, जिनके द्वारा राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की गई, एक देश की बहनों को देश के प्रति अपना समर्पण दिखाने का जो पाथ्य उन्होंने दिया, आज पूरी की पूरी भारतवर्ष की हर महिला उनके लिए धन्यवाद प्रेषित करती है कि उन्होंने जो किया, आज सेविका समिति के माध्यम से बहनें समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सकती हैं। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।